लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि फर्म डिसॉल्व किस किस तरीके से हो रहा था, कौन से मेथड से हो रहा था। अब इस लेक्चर में हमें क्या देखना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि जब भी फर्म डिसॉल्व होगा तो हमें कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, यानी क्या क्या अकाउंटिंग इफेक्ट होगा उसका। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स। जब भी डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो कौन से अकाउंट्स हमें बनाने पड़ते हैं। तो पहला अकाउंट हमारे पास क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो फर्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले बनाया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट हम डिसोल्यूशन के टाइम पे बनाते हैं और इस अकाउंट में हम लिखते क्या है, तो हमारे बैलेंस शीट में हमारे पास जो भी एसेट्स है, जो भी लाइबिलिटीज है, वो सबको हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद फर्म बंद हो रहा है तो उस एसेट्स को हम क्या करेंगे, बेच देंगे। फिर बेचने के बाद उससे पैसा आएगा, उस पैसे को हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को पे करेंगे। तो ये सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ पे होने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम कब बना रहे हैं, डिसोल्यूशन के टाइम पे, और इसमें हम क्या लिखेंगे, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, सारे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। एसेट्स को बेच के जो पैसा आया वो भी यहीं पे रिकॉर्ड होगा, लाइबिलिटीज को पे करेंगे वो भी यहीं पे रिकॉर्ड होगा। इसके साथ साथ अगर कुछ डिसोल्यूशन के टाइम पे कुछ एक्सपेंस आया, कुछ इनकम आया, तो वो भी यहीं पे रिकॉर्ड होगा। और ये सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया तो वो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। अगर लॉस आया तो भी किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। तो दोनों ही केस में वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कौन से रेशियो में, पीएनएल रेशियो में। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आया कब बनाना है, डिसोल्यूशन के टाइम पे। क्या क्या लिखना है इसमें, एसेट्स, लाइबिलिटीज, उसको बेच के उसको पे करके जो भी है, इनकम एक्सपेंडिचर जो भी डिसोल्यूशन के टाइम पे आया वो भी रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद जो भी सरप्लस, जो भी लॉस आया वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना पड़ता है हमें, पार्टनर्स लोन अकाउंट, इफ एनी। यानी कि पार्टनर्स लोन अकाउंट का मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस ने किसी भी पार्टनर से लोन लिया होगा। अब लोन लिया है तो उसका पेमेंट तो करना है। यहाँ पे हमने देखा था ना मेथड्स में, स्टेप्स वाइज डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करेंगे, उसके बाद हम थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे करेंगे, फिर पार्टनर के लोन अकाउंट भी पे करेंगे। तो अगर हमने पार्टनर से लोन लिया है तो वो लोन अकाउंट भी बनाएंगे और उसको जो भी पेमेंट है वो सारा कैलकुलेशन इस अकाउंट में होगा। उसके बाद तीसरा कौन सा अकाउंट बनाना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो भी अकाउंट है वो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है और उसको भी हमें पे करना होता है। और लास्ट हमारे पास क्या है, कैश एंड बैंक अकाउंट। अब बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, बंद हो रहा है, तो पैसा आएगा, पैसा जाएगा। जैसे अभी हमने बात किया कि एसेट्स को बेच रहे तो पैसा आएगा, लायबिलिटीज को पे कर रहे, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू होने वाला है। तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट। और अगर कैश एंड बैंक में सब कुछ पे करने के बाद अगर सरप्लस बच गया तो वो सरप्लस किसको मिल जाता है, पार्टनर्स को। तो ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जर्नल एंट्रीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंट। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जर्नल एंट्रीज हमें कैसे करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या दिया, रिजर्व्स एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। अब अगर तुम्हें याद हो तो हमारे बैलेंस शीट में, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे हम कैपिटल लिखते हैं, उसके नीचे हमारे पास रिजर्व्स होता है, रिजर्व्स के नीचे हम क्या, हमारे पास क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, इस तरीके से लिखा जाता है लाइबिलिटी साइड। और एसेट साइड में हमारे पास क्या होता है, नॉन करंट एसेट, उसके नीचे क्या होता है, करंट एसेट्स। ये याद है। अब यहाँ पे कैपिटल को तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद रिजर्व्स जो होगा इसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। हमारे पास जो ये लाइबिलिटीज होती है और ये जो एसेट्स होता है इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। अभी हमने देखा कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा, सारे एसेट्स, सारे लाइबिलिटीज। कौन सा एसेट छोड़ के, कैश को छोड़ के, क्योंकि उसके लिए हम अलग से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो सारे एसेट्स, सारे लाइबिलिटीज को कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक, तो अब जो ये रिजर्व्स आ गया है और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट है, तो रिजर्व्स है या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी। तो हमें पता है कि रिजर्व्स और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल यानी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो किसको मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है।
तो अभी ये जो है वो पार्टनर्स को जाएगा, तो कौन से साइड जाएगा पार्टनर्स को? क्रेडिट साइड। कौन से साइड ट्रांसफर करोगे? क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट लिखोगे और ये सारे रिजर्व्स को कहाँ पे लिखोगे? डेबिट साइड। कौन से रिजर्व्स होंगे? चाहे तो जनरल रिजर्व होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व हो सकता है, या हमारे पीएनएल अकाउंट हो सकता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट हो सकता है। तो जो भी ये प्रॉफिट जो है वो किसको बट जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कौन से साइड बटेगा? क्रेडिट साइड। और ये सारे रिजर्व्स किधर लिखोगे? डेबिट साइड। सेकंड क्या है? डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल का मतलब क्या होता है? लॉस। तो लॉस कहां पे बटेगा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड बटता है लॉस, और इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल आ गया डेबिट में, और ये जो बांट रहे वो किधर आ जाएगा? क्रेडिट में। आया समझ में? हम क्या बांट रहे हैं? यहाँ पे लॉस दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो लॉस कौन से साइड मिलता है पार्टनर्स को? डेबिट साइड। प्रॉफिट कौन सा साइड मिलता है? क्रेडिट साइड। तो अगर ये प्रॉफिट से रिजर्व्स एंड क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट्स आया तो वो पार्टनर्स को क्रेडिट साइड दे दो, और जो रिजर्व्स जो भी प्रॉफिट बांट रहे उसको डेबिट साइड लिखो। और लॉस जो है वो पार्टनर्स को कौन से साइड मिलता है? डेबिट साइड। तो इसलिए पार्टनर्स का नाम डेबिट साइड लिखो, और पीएनएल या जो भी दूसरे एक्सपेंसेस होंगे वो किधर आ जाएंगे? क्रेडिट साइड आ जाएंगे। पहला जर्नल एंट्री क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, एसेट्स आर क्लोज एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने जनरल रिजर्व वो ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स में, लॉसेस भी ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे बैलेंस शीट में क्या बच गया? एसेट्स। तो एसेट्स को कैसे ट्रांसफर करना है? तो हमने क्या देखा? एसेट्स को सबसे पहले किस में ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एसेट को क्लोज करेंगे और उसको ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन। एसेट कौन सा बैलेंस होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एसेट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। लेकिन जब उसको क्लोज एंड ट्रांसफर किया जाएगा तो एसेट को कहां पे लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो एसेट्स किधर जाएगा? क्रेडिट साइड, और रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि हम एसेट को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन में। तो याद रखना है एसेट हमारा क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो क्लोज एंड ट्रांसफर करते वक्त एसेट किधर लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड, और जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कोई भी एसेट हो सकता है वो, चाहे नॉन करेंट एसेट हो, करंट एसेट हो, सिवाय कैश के। कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो इधर आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, डेटर्स हो सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी एसेट हो सकता है। तो रियलाइजेशन टू एसेट। अब एसेट को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि हम एसेट्स को बेच देते हैं, और बेचने के बाद हमारे पास क्या आता है? पैसा। तो सेकेंड जर्नल एंट्री हमारा क्या हो गया? सेल ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो कैश बैंक को कहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। तो हमारा कैश बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसीलिए कैश बैंक आ गया किधर? डेबिट। अब क्रेडिट साइड एसेट नहीं लिखना है। अब तुम ऐसा सोचोगे कि कैश बैंक आया, पैसा आया और एसेट चला गया, तो एसेट को क्रेडिट साइड नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया है? रियलाइजेशन। तो अब एसेट नहीं लिखेंगे, एसेट की जगह पे क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। तो कैश आया, किसके थ्रू आया? रियलाइजेशन के थ्रू आया, ठीक है। क्योंकि एसेट का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि एसेट किस में ट्रांसफर हो चुका है? रियलाइजेशन में। तो अगर आप एसेट को बेच रहे हो तो पैसा आया, इसलिए कैश बैंक डेबिट करो, और क्रेडिट साइड क्या लिखो? रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि एसेट्स को पार्टनर लेके जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। पार्टनर ने बोला ये एसेट को बेचो मत, ये एसेट को मैं लेके चला जाऊंगा, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? तो अगर पार्टनर्स कुछ भी लेके जाएंगे तो पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट साइड करो। क्या लेके जाएंगे? एसेट्स। अगर पार्टनर्स एसेट्स लेके जा रहे हो तो पार्टनर्स का नाम किधर लिखोगे? डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में आ जाएगा, और क्रेडिट में एसेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि एसेट किस में ट्रांसफर है? रियलाइजेशन में। तो इसकी एंट्री हो गई पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। वापस से एक बार, सबसे पहले क्या करना है? एसेट्स को क्लोज एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन करना है। तो एसेट डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट में डाल देंगे, और रियलाइजेशन को डेबिट में डाल दिया, क्योंकि उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? एसेट्स को बेच रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, इसलिए कैश बैंक को डेबिट लिखा। किसके थ्रू आया? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन को क्रेडिट में लिखा। अगर इनकेस एसेट्स को बेचा नहीं, पार्टनर्स लेके चले गए, तो पार्टनर्स अगर कुछ भी एसेट लेके जा रहे हैं तो पार्टनर्स का नाम किधर लिखोगे? डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा, क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स वाला क्लियर हो गया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटीज।
अब एसेट का पूरा हमने देख लिया, अब लाइबिलिटीज का देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लाइबिलिटीज आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो लाइबिलिटीज कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस है, तो अब जब ट्रांसफर करेंगे तो वो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड। तो लाइबिलिटीज आ जाएगा हमारा डेबिट में, और किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन का नाम लिखेंगे हम क्रेडिट में। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम लाइबिलिटीज को पे करेंगे। तो जब लाइबिलिटीज को पे करोगे तो पैसा तो चला जाएगा। तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा गया तो कैश बैंक किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड। और डेबिट में लाइबिलिटी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, रियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी किस में ट्रांसफर है, रियलाइजेशन में। तो पैसे गए इसलिए कैश बैंक क्रेडिट में आ गया, और रियलाइजेशन किधर आ जाएगा, डेबिट साइड। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई पार्टनर हो, वो एक्सेप्ट करेगा कि ये लाइबिलिटी को मैं पे कर दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर पार्टनर बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करता है तो बिजनेस को वो पैसा किसको देना होगा, पार्टनर्स को देना होगा। यानी कि बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी खत्म नहीं हुई है, बस वो ट्रांसफर हो गई है। क्या क्रेडिटर को नहीं देना है या दूसरे किसी लाइबिलिटी को नहीं देना है, किसको देना है, आप पार्टनर को देना है। तो पार्टनर को मिल रहा है, तो जब भी पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो उसको किधर लिखना है तुम्हें, क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ गई है। वही है ना, लाइबिलिटी इधर से इधर शिफ्ट हो गया, बस इतना ही है कि पहले लाइबिलिटी इधर था, अब वो किधर चला गया, दूसरे साइड चला गया। तो अब हमें वो चीज किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। तो इसलिए पार्टनर्स का नाम किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड, और डेबिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स अगर लाइबिलिटीज को एक्सेप्ट करें कि वो लाइबिलिटीज पे करेंगे तो पार्टनर का नाम लिख दो क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड क्या लिखोगे, रियलाइजेशन। तो वापस से एक बार, लाइबिलिटीज को सबसे पहले क्या करना है, रियलाइजेशन में क्लोज एंड ट्रांसफर करना है। लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट बैलेंस, तो आ जाएगा डेबिट में, और जिसमें ट्रांसफर कर रहे हो वो आ जाएगा क्रेडिट में। तो इसलिए हमारी एंट्री क्या बन गई, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटीज को पे करेंगे तो पैसा चला जाएगा, पैसा गया यानी कैश बैंक किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड, और डेबिट में क्या लिखोगे, रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज नहीं लिखना है क्योंकि लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद अगर पार्टनर ने एक्सेप्ट किया कि वो लाइबिलिटी को पे कर देगा, तो पार्टनर पे करेगा तो हमें उसको देना होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किधर आ जाएगा, क्रेडिट में, और रियलाइजेशन आ जाएगा डेबिट में। उसके बाद लास्ट, इनकम रिसीव फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ऐसा हो सकता है कि कुछ एसेट्स बैलेंस शीट में दिए नहीं गए, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पे कहीं से इनकम आ गया है, या कोई भी इनकम आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी तरीके की इनकम जनरेट हो रही है तो वो इनकम को कैसे यहाँ पे लिखना है हमें एंट्री में। तो इनकम जनरेट हुई, पैसा आया, तो हम क्या लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है। इनकम जनरेट हुआ तो क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। जैसे हमारे पास क्या इनकम जनरेट हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा बैड डेट्स हुआ था पहले के टाइम, अब क्या हो रहा है कि उसके पास पैसे आ गए होंगे कस्टमर के, तो कस्टमर आके हमें पैसा दे दिया। अब अचानक से हुआ, इनकम जनरेट हुआ, तो पैसे तो आए, तो कैश बैंक किधर लिखोगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, रियलाइजेशन। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था एसेट्स को क्लोज करना, लाइबिलिटीज को क्लोज करना, कोई इनकम आ रहा है, कोई एक्सपेंस आ रहा है, सब कौन से अकाउंट के थ्रू हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हो रहा है। इसीलिए क्या इधर क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। पैसा आया किसके थ्रू आया, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू आया। क्लियर है ये। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं, डिसोल्यूशन के टाइम पे, ये याद रखना। उसके बाद क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर पेड। अब हो सकता है कि कुछ लाइबिलिटी रिकॉर्ड ना हो, लेकिन अभी अचानक से आ गया, जैसे टैक्स लाइबिलिटी होता है, तो अचानक से आ गया, या कोई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, कोई एक्सपेंस आ गया हमें पे करने के लिए अचानक से, तो उस टाइम पे क्या होगा, पे तो करना है। बिजनेस बंद हो रहा है ना, तो सारे लाइबिलिटीज, सारे एक्सपेंसेस तो पे करने होंगे, तो पे करेंगे तो पैसा चला जाएगा। इसलिए कैश बैंक किधर आ गया, क्रेडिट साइड। और ये सारी चीज कौन से अकाउंट के थ्रू होगी, रियलाइजेशन, इसलिए रियलाइजेशन किधर आएगा, डेबिट साइड। तो पैसा गया तो कैश बैंक क्रेडिट लिख दिया, डेबिट में क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने क्या देखा था कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स को बेच के पैसा आता है, लाइबिलिटीज को पे करते हैं, उसके बाद कुछ एक्सपेंस इनकम होता है वो भी रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट आया तो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। लॉस आया फिर भी किसको मिलेगा,
पार्टनर्स को। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी बैलेंसेस होंगे, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, उसकी एंट्री कैसे होगी? तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पार्टनर्स को कौन से साइड मिलता है? क्रेडिट साइड। और लॉस कौन से साइड मिलता है? डेबिट साइड। तो ठीक है, प्रॉफिट आया यानी पार्टनर्स को क्रेडिट साइड लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट में क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। अगर लॉस आया तो लॉस कौन से साइड मिलेगा पार्टनर्स को? डेबिट साइड। तो पार्टनर्स का नाम आ गया डेबिट साइड, और क्रेडिट में क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है ये? अगर तुम्हारा कोई भी इनकम हुआ तो पैसा आया, कैश बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। कोई भी एक्सपेंस हुआ तो पैसा पे करोगे तो कैश बैंक क्रेडिट हो गया, रियलाइजेशन डेबिट। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट बचा लास्ट में, तो प्रॉफिट पार्टनर्स को कौन से साइड मिलेगा? क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स का नाम क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट में क्या लिखोगे? रियलाइजेशन। अगर लॉस आया तो पार्टनर्स को लॉस कौन से साइड मिलता है? डेबिट साइड। तो पार्टनर्स का नाम डेबिट में लिखो, क्रेडिट में क्या लिखोगे? रियलाइजेशन। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सम सॉल्व करेंगे।